नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर 2 में। तो कल हमने कुछ पोर्शंस किए थे ज्योग्राफी के, वहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें आगे देखनी है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ज्योग्राफी का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाह रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ के करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ, मेरे कहने के बाद अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन में इसलिए आपको ऑन करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आप रेगुलर लेक्चर्स को लें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन आप ऑन करके भी क्या करेंगे अगर आप उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये करिए, कोशिश ये करिए कि आप वीक में एटलीस्ट 5 लेक्चर, अगर मेरे 5 लेक्चर्स आते हैं तो उतने अटेंड करिए। उसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट बुक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आप या तो माजिद हुसैन ले सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, या फिर आप खुल्लर की एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स में अगर बुक लेना चाहें तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ऐसे वन लाइनर टाइप की, या फिर किसी कोचिंग का लाइक विज़न का नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और लास्ट तक जो है आपको ले करके चलूँ, तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम देखेंगे कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो स्थिति है, ठीक है, वो क्या है, क्या प्रभाव डालती है। तो वही चीज़ें हैं कि पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, यानी कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। ठीक, तो हम अलग अलग तरह की बातें करेंगे, जैसे 21 जून को क्या होता है, 21 ऑफ जून को क्या होता है, 21 ऑफ मार्च को क्या होता है, या 22 ऑफ दिसंबर को, या 23 ऑफ सितंबर को होता क्या है। ठीक है, ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और बेसिकली जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप बस उतना पॉइंट पढ़ लेते हो। ठीक है, बट इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल सन के रिस्पेक्ट में ये क्या एक्ट करती हैं। ठीक है, अर्थ हमारी किस तरह से मूव कर रही है, कौन सा पोर्शन टिल्ट होता है टूवर्ड्स सन, कौन सा हेमीस्फेयर जो है सन से दूर होता है, कहाँ पर जाड़ा होता है, कहाँ पर गर्मी होती है, वेयर इज़ समर और वेयर इज़ विंटर। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि टाइड्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं जो लेते हैं 21 ऑफ मार्च की। ठीक, तो 21 ऑफ मार्च को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो अर्थ होगी उसकी अगर ये एक्सिस है, ठीक है ना, उसकी अगर ये एक्सिस है, ये जो मैंने एक्सिस दिखा रखी है, अगर वो अर्थ की एक्सिस है तो वो टिल्ट होती है सन के साइड। ठीक, तो ये आपका सन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका सन है। बेटर होगा कि मैं रेड से दिखाऊं। ठीक है, ये सन की पोजीशन होती है। तो सबसे पहला चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर 21 ऑफ मार्च की बात करें तो उस समय जो सन होगा वो आपका ठीक इक्वेटर पर होगा। ठीक है ना, 21 ऑफ मार्च को जो सन होगा वो आपके ठीक इक्वेटर पर होगा। अगर आपका इक्वेटर ये है तो समझिए कि सन ठीक इक्वेटर पर होगा, एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर, यानी कि ठीक भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो सन जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होगा। और इस दिन के बाद से यानी कि 21 ऑफ मार्च से अब सन उत्तरायण होगा, यानी कि समर सॉलिस्टिस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सन अब मूव करेगा अपवर्ड। सन किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। समझिएगा कि सन को मैंने कहा कि अभी ठीक इक्वेटर के सामने है। सपोज करिए सन यहाँ पे है, ठीक है, हालांकि दूर होना चाहिए, मैं बस समझाने के लिए पास में दिखा रहा हूँ कि सन यहाँ पे है। तो अब जैसे जैसे मंथ पास होंगे, जैसे जैसे अप्रैल मई जून इस तरह से पास होगा, उस तरह से सन जो है वो कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तो पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अगर इसमें एक कंडीशन और है कि अगर ठीक इक्वेटर के ऊपर है आपका सन,
यानी कि ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर है। तो यानी कि इस स्थिति में जो दिन और रात होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित जितने भी देश होंगे उनके दिन और रात जो है इक्वल माने जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो ठीक इक्वेटर के ऊपर है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, दूसरी सिचुएशन है 21 जून की, ठीक ना, जो कर्क संक्रांति कहलाएगा या समर सॉलिस्टिस कहलाता है। होता क्या है कि अब हमारा जो सन है वो जरा सा ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब हमारा जो सन होगा वो ठीक और ठीक, जो हमारा सन होगा वो ठीक ठीक आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। ये स्थिति कब हो रही है? 21 जून को हो रही है और इसी को बोलते हैं समर सॉलिस्टिस या कर्क संक्रांति, ठीक है ना। अब इस दिन क्या होगा? इस दिन ऐसा होगा कि चूंकि हमारा इंडिया है, हमारा जो भारत है वो उसके ठीक बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा पास करती है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमारा भारत है तो ठीक बीचों बीच से जो है कर्क रेखा पास करती है 23.5 डिग्री। जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, तो ये हमारे भारत से ठीक ठीक बीच से पास करती है। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि इस समय आपका क्या होगा कि दिन, जो डे होगा ना, डे टाइमिंग, वो होगी डे टाइमिंग अधिक और जो नाइट्स होंगी वो होंगी कम। और 21 जून को लॉन्गेस्ट डे, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिन जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात, इसी का वाइसी वर्सा कर लीजिए। सबसे बड़ा दिन होगा तो ऑब्वियसली सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि 24 घंटे में से अगर दिन बड़ा हो गया तो रात छोटी हो जाएगी, ठीक है। बट ऑब्वियस है, तो 21 जून वो दिन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेम टाइम में आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सेम टाइम में जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, जैसे इसके ऊपर का जो है वो नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और नीचे का जो पोर्शन है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप मुझे बताओ कि सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा टाइम चल रहा होगा, विंटर होगा या समर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम ये बता रहा हूँ आपको कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे हो गया, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर मूव नहीं करता है, बल्कि ये धीरे धीरे फिर से इक्वेटर की ओर मूव करना स्टार्ट करता है और 23 सितंबर तक, ठीक ना, फिर से ये कहाँ आ जाता है? ठीक ठीक इक्वेटर पर आ जाता है। तो वो कंडीशन मैंने नहीं लिखी है, सेम यही कंडीशन होगी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा? ठीक ठीक आपके इक्वेटर पर पहुँच जाएगा, और फिर सेम डे एंड सेम नाइट होती है 23 सितंबर को भी, ठीक है ना। और साथ ही में क्या होता है कि धीरे धीरे गर्मी भी कम होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ये मूव करेगा इक्वेटर की ओर, हमारे भारत के रिस्पेक्ट में गर्मी क्या होती जाएगी? समर का सीज़न थोड़ा थोड़ा सा ढलता जाएगा, बारिश होगी, थोड़ी कम गर्मी हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। फिर एक यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्रॉम दिस डे टू नेक्स्ट 23 सितंबर सन मूव्स टूवर्ड इक्वेटर। ये मैंने आपको बता भी दिया है कि सन जो है अब धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर सन मूव नहीं करता है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर। अब सन कहाँ आ जाएगा? सन आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा पर अब सूरज जो है आपका 22 दिसंबर के आसपास में चमक रहा है, ठीक। तो जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सूरज तो नीचे की ओर है, यानी कि अगर हम ऊपर की बात करें, अपने जो हमारा गोलार्ध है उसकी बात करें, तो हमारे वहाँ तो विंटर का टाइम चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है, यानी कि जो भारत है वो कर्क रेखा के आसपास है, यानी कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी तो लंबवत पड़ेंगी नहीं, वो तो बहुत दूर डिस्टेंस लेके पड़ेंगी, और वो भी सीधी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर तो विंटर का टाइम चल रहा होगा, ठीक। तो पहले समझते हैं मकर रेखा पर जब सूरज चमकता है तो उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, या इसी के साथ साथ इसको बोलते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति,
ठीक है ना। इसको मकर संक्रांति हिंदी में या विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ कि मकर रेखा पर जब सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो मकर रेखा पर यानी कि दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। परंतु यही बात अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किया जाए, उत्तरी गोलार्ध में किया जाए, तो उस समय क्या होगा, हमारे वहाँ अपने इंडिया में जो दिन होगा वो सबसे छोटा होगा और रातें जो होंगी वो सबसे बड़ी होंगी। तो 22 दिसंबर इज़ द डेट जिस दिन हमारे वहाँ लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बेसिकली इंडिया, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, इक्विनॉक्सेस के बारे में बात करते हैं। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात है। तो 21 मार्च को मैंने बताया कि एकदम इक्वेटर पर जो है आपके सूरज चमक रहा है, और 23 सितंबर को भी एकदम इक्वेटर पर आपके सूरज चमक रहा है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज आपका चमक रहा है। तो इस समय जो चीज़ें होंगी, यानी कि दिन और रात की जो स्थिति होगी विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर, वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, यानी कि इक्वल दिन और इक्वल रात, ठीक ना। तो इस स्थिति को ही आपका विषुव कहते हैं, ठीक ना। जब दिन और रात की जो लेंथ होती है, ठीक है ना, वो जब इक्वल होती है तो इसी को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है ना। दिन और रात की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, ठीक। अब दो सिचुएशन और आती है, एक आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक होता है ऑटमन इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स मतलब पतझड़ वाला, ठीक ना, ठीक, पतझड़ आ रहा है। और स्प्रिंग मतलब बहार, ठीक है ना। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा, हमारे वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च के टाइम में आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है, और सितंबर के टाइम में हमारा ऑटम इक्विनॉक्स आता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, ठीक है ना, हमारे वहाँ, ठीक। तो हम उसी के रिस्पेक्ट में बात ही करेंगे। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ कि आपकी क्लियर हुई होंगी। मैंने यहाँ पर 3-4 सिचुएशंस ली हैं और कोशिश किया है कि एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप वीडियो एक बारी फिर से चला करके जो चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं। तो ज्वार भाटा बेसिकली होता क्यों है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ज्वार भाटा या टाइड जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण होता है। सन और मून जो आपकी अर्थ के दो साइड में ऐसा समझ लीजिए हैं, ठीक है ना, वो दोनों क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसमें आपने पढ़ा था कि, या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं m1 m2 मास की, ठीक है ना। अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है तो न्यूटन कहते हैं कि Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर के हिसाब से ये फोर्स एक दूसरे पर लगाती हैं, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए कि तीन बॉडीज़ हैं और वो तीनों F1 F2 F3 टाइप का फोर्स जो है एक दूसरे पर लगा रही हैं। तो कुल मिला के पृथ्वी पर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। वन इज़ द फोर्स विच इज़ ड्यू टू द सन एंड अदर फोर्स इज़ ड्यू टू द मून। तो दो कारणों से लग रहा है, एक लग रहा है आपके सन के कारण और दूसरा लग रहा है मून के कारण। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो ओशियनिक वाटर होता है, ठीक है ना, जो ओशियनिक वाटर होता है यानी कि समुद्री जो पानी होता है वो क्या होता है, एलिवेट एट सम पॉइंट, ये ऊपर तक उठता है और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइड्स, ठीक है ना, टाइड बोलते हैं। ज्वार भाटा, ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा बोलते हैं, ठीक है। बट हम दोनों को मिला करके बोलते हैं टाइड्स, ठीक। अब टाइडल वेव क्या होती हैं, इन टाइड्स के आने से, ठीक ना, कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं, ठीक ना, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, वेव्स उत्पन्न होती हैं आपके ओशियंस में। तो इन्हें ही हम टाइडल वेव्स या ज्वारीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। टाइडल वेव्स या ज्वारीय तरंगे कहते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो ये लेक्चर है, ठीक है, ये बिल्कुल मन लगा करके हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में लाने की कोशिश करता हूँ। अगर उसके बावजूद आप लोगों को कहीं परेशानी होती है तो मैं आपसे एक सुझाव देता हूँ कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी की कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अगर आप इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यू परचेज अ
इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक का सहायता ले सकते हैं और उनसे जो है रेफ़र कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको की पॉइंट्स जो है वो दोनों लैंग्वेज में बता दिया जाए, ठीक। अब जो हाइट ऑफ द टाइड होती है, जैसे पानी ऊपर उठा और फिर नीचे गिरा, तो हाइट कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे फुंडी की खाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगा, बे ऑफ फुंडी। तो कहीं कहीं पर हाइट बहुत ज़्यादा होती है और कहीं कहीं हाइट बहुत कम होती है। ऐसा होता क्यों है? तो 3 कारणों से होता है। पहला, डेप्थ ऑफ वाटर। अगर वाटर में डेप्थ है तो शायद हाइट अधिक हो, और ठीक है, और अगर वाटर में डेप्थ होगी ही नहीं, ठीक है, अगर वो छिछला सा समुद्र है, एक शैलो वाटर है, ठीक है, ओशन जो है जहाँ पर थोड़ा शैलो है, तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ ओशनिक शोर, की जो समुद्र का किनारा है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके तटीवर्ती इलाके जो है, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, तटीवर्ती इलाके, ठीक ना, जो उसके शोर्स हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, मतलब वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का टाइड्स आएगा। और तीसरा है कि ओपन और क्लोज ओशियंस। मान लीजिए कि कोई ऐसा ओशन है जो क्लोज है, यानी कि कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के टाइड्स आएंगे, और अगर बिल्कुल ओपन ओशन है, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टाइड्स आएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मून और सन, आपने बता दिया कि ड्यू टू द कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, ठीक है ना, इसके कारण से आपके टाइड्स आ रहे हैं। लेकिन सर किसके कारण से ज़्यादा आ रहे हैं, विच वन इज़ मोर इफेक्टिव? तो अगर बात आती है कि कौन सा ज़्यादा प्रभावित करता है ज्वार भाटा या टाइड्स को, तो आपको बता देता हूँ, हेंस सन इज़ बिगर स्टार, ठीक है ना, सन इज़ अ बिगर स्टार इन कंपेरिजन विद द मून। मून इज़ ए सैटेलाइट, ठीक है, बट ड्यू टू द डिस्टेंट पोजीशन ऑफ सन, कि सन इतना ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन विद आपका जो मून है। मून हमारी अर्थ से बहुत नज़दीक है, ठीक है ना, सपोज करिए हमारी अर्थ है, ठीक है, तो सन की कुछ सिचुएशन ये है कि सन बड़ा तो है लेकिन सन यहाँ है, ठीक, और मून हमारा यहाँ है, ठीक। तो चूंकि ये जो डिस्टेंस है उसके कारण से मून जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है टाइड्स के लिए, ठीक है ना, मून की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है टाइड्स के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा आप जानेंगे कि मून जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ टाइड्स। एक वर्ड आता है सिजगी, या हिंदी में बोलते हैं इसको युति वियुति, ठीक है ना। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है व्हाट इज़ सिजगी, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि सिजगी होता क्या है। जब भी ऐसा होता है कि हमारा सन, हमारी प्लैनेट अर्थ और हमारा मून सैटेलाइट अगर एक लाइन में होते हैं, मैं आपको क्या बताया, अगर सन, हमारी प्लैनेट अर्थ और मून अगर एक लाइन में होते हैं, ठीक ना, तो इस स्थिति को हम लोग सिजगी कहते हैं, ठीक है ना। सिजगी हमेशा फुल मून यानी कि अमावस्या के दिन ही होती है। कब होती है सिजगी? फुल मून या अमावस्या के दिन होती है ये सिचुएशन, ठीक ना। तो बेसिकली होता क्या है कि इस समय जो है उनकी जो भी अट्रैक्शन पावर होती है, ठीक ना, उसके कारण से हमेशा हाई टाइड्स का अनुभव किया जाता है। हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो इस दिन क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है या स्प्रिंग टाइड्स आते हैं, ठीक ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सिजगी जो होता है वो कब होता है कि जब मून, अर्थ और सन, ठीक है, तीनों एक लाइन में होते हैं। तो इस सिचुएशन को सिजगी बोलते हैं, या इसी को सिजगी का ही एक अलग भी नाम है जिसको बोलते हैं कंजंक्शन अपोजिशन, ठीक है ना। तो आप कोई एक नाम याद रखो, या तो कंजंक्शन अपोजिशन याद रखो या तो सिजगी याद रखो, ठीक है। तो ये होता कब है? फुल मून यानी कि अमावस्या के दिन होता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमेशा इस दिन हाई टाइड्स आते हैं यानी कि दीर्घ ज्वार आते हैं, ठीक। अब आते हैं केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी ये है कि ये आपका है गुजरात। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो आप थोड़ा सा देख के जान भी रहे होगे कि ये आपका खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी है। और ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक ना। ये अंदर वाली क्या है? कच्छ की खाड़ी है।
होता क्या है कि भारत में सबसे हाई टाइड्स जो आते हैं वो आते हैं इस प्लेस पे जिसका नाम है ओखा, ठीक है ना। क्या नाम है? ओखा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका पूछता है टाइड के बारे में तो आप ये फ़ोटो बनाएंगे गुजरात की, उसके बाद दिखाएंगे, ठीक है, कि ओखा में जो है हाई टाइड्स आते हैं, ठीक। और लगभग जो टाइड्स होते हैं वो लगभग 2.7 मीटर के आसपास के होते हैं, यानी कि 8 फीट के आसपास के हाइट के टाइड आते हैं, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप देख रहे हैं कि यू है यूएसए, ठीक, ऊपर क्या आएगा? कनाडा। ये है आपका कनाडा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 लेक्स दिखती हैं, देखिए कौन कौन सी दिख रही है? मिशिगन दिख रही है, ठीक है ना। एक मिशिगन ही दिख रही है क्या? ठीक है, इसमें 5 लेक्स तो नहीं दिख रही हैं, बट 5 लेक्स यहीं पर हैं, ठीक ना। देखिए ओंटारियो दिख रही है, ठीक है, मिशिगन दिख रही है, ठीक है, कहीं ईरी भी होगी, ठीक है। चलिए वो हम लोग बाद में खोजेंगे, फ़ोटो छोटा है इसलिए पूरी तरह से दिख नहीं रही है। तो 5 लेक्स कौन कौन सी है आप बताएंगे मुझे। सुपीरियर है, ईरी है, मिशिगन है, ओंटारियो है, और एक कौन सी है? ह्यूरॉन है। तो ये इसमें कहीं होगी, आप खोज लिया जाएगा, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी आती है, जो हमें पढ़ाना है वो क्या है? यहाँ पर आता है आपका बे ऑफ फुंडी, ठीक है। बे ऑफ फुंडी जो है, यहाँ पर क्या है कि आपका सेंट जोन्स नदी जो है उसी का एक किनारा है, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि सेंट जोन्स नदी जो है इसमें आती है, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, सेंट जोन्स रिवर, ठीक है ना। सेंट जोन्स रिवर जो है यहाँ पर आती है, और ये फुंडी की खाड़ी है ये पूरा, ठीक, ये जो शेप बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टाइड जो है अपीयर होता है नॉर्थ अमेरिका में। इसका नाम है नोवा स्कॉशिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोवा स्कॉशिया, ठीक है ना। हिंदी माध्यम के लोग जो है देख लेंगे। नोवा स्कॉशिया में लगभग 15 से 18 मीटर के आसपास की टाइड्स आती है, यानी कि 45 फुट की, यानी कि 4 मंजिला मकान, ठीक है, लगभग इतनी ऊंची टाइड्स आती है, ठीक। ये 2 पॉइंट थे, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जानेंगे कि पेरिजी और अपोजी क्या होता है। तो कल हमने पढ़ा था पेरीहिलियन, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं किया है वो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर खोज के कर लेंगे। और हमने पढ़ा था एपीहीलियन। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हीलियोस या हीलियन जो है सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसी प्रकार ये जो जी है ये यूज़ किया जा रहा है आपकी अर्थ के लिए, ठीक। तो पेरीजी क्या होता है? उपभू, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरीजी। और अपोजी क्या होता है? जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अपोजी या अपभू। तो उपभू का मतलब क्या है? मैंने बताया था उपनाम, छोटा नाम, ठीक है। तो उपभू मतलब क्या है कि सबसे नज़दीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ अर्थ, और यहाँ बना रहा हूँ मून, ठीक। तो ऐसा समझिए कि मून जब पास में है तो मून का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस पर, ठीक है ना। और उपभू में ऐसा समझिए कि थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पृथ्वी रहेगी, ठीक, तो कम प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ज़्यादा प्रभाव पड़ने से होता क्या है कि जो भी ज्वार आएगा, जो भी टाइड्स आएंगे, हाई टाइड्स आएंगे, वो एक नॉर्मल टाइड से 20% अधिक हाइट पे जाएंगे। देखिए उपभू में क्या होगा? नॉर्मल टाइड से 20% अधिक हाइट पर जाएगा पेरीजी की सिचुएशन में, ठीक। और जब अपोजी की सिचुएशन रहेगी तो 20% लेस देन नॉर्मल टाइड, ओके। तो ये 2 सिचुएशन जो है वो मैं बता दिया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ज्वार को उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो भी टाइडल फोर्स है जो कि अप्लाई किया जा रहा है चंद्रमा के थ्रू अर्थ पर, वो पेरीजी की सिचुएशन में काफ़ी अधिक रहेगा और अपोजी की सिचुएशन में कम होगा, ठीक है। अब लो टाइड्स की कंडीशन क्या होती है? लो टाइड्स की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ये है हमारी अर्थ, ठीक, और यहाँ पर है हमारा सन, ठीक, और मून हमारा यहाँ 90 डिग्री पर है, ठीक। ये
90 डिग्री बना रहा है, या तो मून हमारा यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अर्थ को एक बार आपका मून पुल करेगा, ठीक है, पुल कर रहा है मून, और एक बार जो है आपका सन पुल करेगा, ठीक, एक बार मून पुल करेगा और एक बार सन पुल करेगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि दोनों जो है राइट एंगल पर है और दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, मतलब अर्थ को पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका परिणाम बनेगा, जो इसका रिजल्टेंट बनेगा, वो क्या करेगा, एक लो टाइड को पैदा करेगा, एक लघु ज्वार को पैदा करेगा, ठीक, एक लो टाइड को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और ये होता कब है, तो ये हिंदी में जो है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है, ठीक है। इंग्लिश के विद्यार्थी एक बार खुद का देख लेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे इंग्लिश के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ कि वाई डज द पोर्शन ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम मून फेस टाइड्स, ठीक है ना। अक्सर जो पोर्शन अवे फ्रॉम मून होता है, ठीक है ना, पृथ्वी का वो क्षेत्र जो कि मून के अपोजिट साइड में है, जो कि मून को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा है, टाइड्स उधर आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है। देखिए ऐसा होता क्यों है कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा ने अट्रैक्ट किया, यानी कि आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, एक पावर वर्क कर रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन चूंकि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी जब रोटेट कर रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है ना, जो कि बहुत पावरफुल होता है। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सामने की ओर ना आके पीछे की ओर टाइड्स जो है वो आते हुए प्रतीत होते हैं या पता चलते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जब अर्थ मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, आई मीन, तो उसके कारण क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सामने की पोजीशन में जिधर मून है उसके अपोजिट साइड अर्थ के वो पोर्शन जो फेस नहीं कर रहा है मून को, उधर टाइड्स जो है पैदा होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मेनली उसका रीज़न होता है। नेक्स्ट है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हैज़ डिफरेंस ऑफ 24 आवर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं अगर एग्जामिनेशन में आ जाए। पहला, हाई टाइड और लो टाइड, यानी कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है कि एक बार हाई टाइड और लो टाइड आ रहा है, ठीक है ना, ठीक, तो उसका जो डिफरेंस होगा हाई टाइड एंड लो टाइड में, उसमें 24 आवर 52 मिनट का डिफरेंस होता है। तो ये सीधा एक फैक्ट है जो आपको याद करना है अगर वो टाइड्स एक ही प्लेस पर आ रहा है। दूसरा क्या है कि दो हाई टाइड में जो है डिफरेंस होता है 12 आवर 26 मिनट का, ठीक, अगर दो हाई टाइड आ रहे हैं तो इतना डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलानी है कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी के कारण तो टाइड आ रहे हैं कि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो भी आपका मेल जोल है उसी के कारण जो है टाइड्स आ रहे हैं। तो इनके कारण जो है एग्जैक्टली 12 आवर्स पे टाइड्स आ जाने चाहिए, लेकिन ये 26 मिनट लेट से क्यों आ रहे हैं, आप क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ठीक है। तो 26 मिनट लेट से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द रिस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून, कि जब टाइड्स एक बार आ रहे हैं और दूसरी बार जब आने वाले रह रहे हैं, तब तक अर्थ और मून दोनों जो है अपनी रोटेट कर जा रहा है, अपनी पोजीशन से मूवमेंट हो जा रही है। तो टोटल जो मूवमेंट में टाइम जा रहा है वो जा रहा है 26 मिनट का, इसलिए वो जो नेक्स्ट बार टाइड आता है वो आता है डिले ऑफ 26 मिनट, यानी कि 26 मिनट लेट से। अब चलते हैं, देखते हैं एक लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग का है, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। जो टॉपिक है उसका नाम है सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक। तो हम लोगों ने बचपन से देखा है, हम लोग के घर में एक प्रैक्टिस होती है कि ग्रहण लगने वाला है, कुछ भी खाना नहीं है और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत हमारी ये ट्रेडिशन बहुत ही पुरानी है और बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। बेसिकली होता क्या है कि हाई अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इस सिचुएशंस में, जबकि आपके एक्लिप्सेस आते हैं, ठीक। तो हम लोग को मना कर दिया जाता है कि ना सामने निकलना है, ना देखना है, घर में रहना है, कुछ खाना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। तो सोलर इक्लिप्स को समझते हैं। सोलर इक्लिप्स क्या है कि सन है, ठीक, अर्थ है, ठीक। सन का जो है पहले प्रकाश जो है अर्थ तक बिल्कुल आराम से आ रहा था, ऐसे मैं बना रहा हूँ फोटो, ठीक। अभी क्या होता है कि मून जो है वो बीच में आ गया। मून क्या हुआ, बीच में आ गया। ये सन है, ये अर्थ है और मून बीच में आ गया। याद रखिएगा सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सन की लाइट है वो तो अर्थ तक आ नहीं पा रही है,
ठीक। और जब पूरी लाइट अर्थ तक नहीं आ पा रही है तो क्या हो रहा है, एक चंद्रमा की जो छाया है, जो उसका शैडो है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर जब बीचों बीच में पड़ता है, मान लीजिए, ठीक, जब ऐसे इसको कर लीजिए, जब बीचों बीच में पड़ता है, ठीक, तो उसको बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक, यानी कि फुल मून, ऐसा करके। और अगर किनारे पड़ता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण। तो ये सिंपल सी सिचुएशन है जो कभी कभार केवल पोजीशन पूछ लेती है। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ सन है, बीच में अर्थ आएगी और यहाँ पर होगा मून, सॉरी, यहाँ पर अर्थ आएगी और यहाँ पर होगा मून। तो ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी कहीं भी प्रकाश जो है नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हवा हवा ही रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक। सन, अर्थ, मून, ठीक। तो ये दो सिचुएशन है। अब दोनों में कंडीशन है कि पूरे एक साल में 7 टाइम जो है लूनर इक्लिप्स और 7 टाइम जो है सोलर इक्लिप्स से ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ एक चीज़ और कहता है कि जो भी सूर्य ग्रहण है यानी कि सोलर इक्लिप्स है वो हमेशा अमावस्या को होगा, यानी कि फुल मून को होगा, ठीक। और जो भी लूनर इक्लिप्स है वो आपकी पूर्णिमा, ठीक, पूर्णिमा की रात को होगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट और थे। इसके अलावा एक घटना हुई थी जो 2009 में हुई थी, तो उसमें कहा जाता था कि सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो है देखा गया है। तो आशा करता हूँ जो लेक्चर अभी तक मैंने लिया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे और छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के चल रहा हूँ। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी बेसिक बनाने के लिए, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो भी प्राइम मेरिडियन, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किसको इक्वेटर कहते हैं, किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक कहते हैं, ठीक है। क्या हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है, ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आराम से पढ़ेंगे। जब समय आएगा तो मैं काफ़ी स्पीड तेज कर दूंगा जब आपकी बेसिक्स बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आप ये लेक्चर कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, उन लोगों के साथ शेयर करो, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करो जिन्हें ऑथेंटिक चीज़ें ईजिली नहीं मिलती हैं यूट्यूब पर, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो बिल्कुल हमारे साथ लगे रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शिद्दत के साथ आपको वो मटेरियल दिया जाए जो लोग अपने पेड कोर्सेज में भी आपको नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।